अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों हज जो है 26 का पूरा हो गया है, लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ लोग वेटिंग में भी चले गए हैं। इसके साथ-साथ हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 8 में बताया था कि आप लोगों को पेमेंट कैसा करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे जमा करना है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट को, कागज़ को किस तरह से तैयार करना है, रेडी करना है और कैसे उसको सबमिट करना है, जमा करना है। तो वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर हम लोग देखते हैं तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें उन्होंने मांगा हुआ है, ABC, यानी एक साइंड कॉपी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म HAF और उसके जो अंडरटेकिंग्स यानी सॉलेम डिक्लेरेशन वगैरह है वो, और दूसरा पेमेंट का पेइंग जो स्लिप है यानी कि पेमेंट की जो पावती है, रिसीप्ट है वो, और तीसरा मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। बस इन्होंने 3 चीज़ें मांगी हुई हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग पिछले सालों में देखा हुआ है, कुछ और चीज़ें दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले हमको जो तैयार करना है वो हमारा हज एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि हमको हज कमेटी की वेबसाइट पे डाउनलोड HAF में जाके डाउनलोड करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने पहले डाउनलोड कर लिया था यानी एप्लीकेशन के टाइम पे ही HAF डाउनलोड कर लिया था, वो लोग के लिए रिकमेंडेड है कि आप लोग जो है कि उसको फिर से अभी ताज़ा जो है कि उसको फ्रेश कॉपी डाउनलोड करें, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे डाउनलोड किया था कॉपी, उसमें जो है कि आपका कवर नंबर वगैरह मेंशन नहीं था, वो शुरुआत थी, कवर नंबर बाद में आया और इसलिए वो डिटेल नहीं है। अब कुछ चीज़ें और भी जो हज कमेटी ने चेंजेस किया होगा तो वो रह गया होगा, इसलिए आप लोग जो है कि एहतियातन नई कॉपी डाउनलोड करें अब जाके और जो है कि उसको रेडी करें। तो हज एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है? हज एप्लीकेशन फॉर्म में 3 चीज़ें होती हैं, हज एप्लीकेशन फॉर्म और जो है कि दूसरा सॉलेम डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं, अंडरटेकिंग बोलते हैं वो, और तीसरा पासपोर्ट अंडरटेकिंग फॉर्म, पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये 3 चीज़ें मिलके हज एप्लीकेशन फॉर्म बनती है। तो हज एप्लीकेशन फॉर्म का जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी हाजी का, उसमें जो है कुछ साइंस वगैरह करनी पड़ती है, सिग्नेचर करना पड़ता है। तो जैसा कि हम लोग अगर जनरल कैटेगरी वालों का देखते हैं जिसमें मेल जो है कि कवर हेड होता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग मेल का फॉर्म देखते हैं यानी आदमी का फॉर्म देखते हैं तो उसमें 2 सिग्नेचर्स होते हैं। एक तो 7 नंबर में नॉमिनी का सिग्नेचर होता है कि उन्होंने जिसको नॉमिनी बनाया हुआ है, नॉमिनेट किया हुआ है, उनका सिग्नेचर। और सबसे नीचे हो सकता है आपका ये पेज 2 पेजों में भी हो सकता है और ज़्यादा डिटेल होगी, नहीं तो एक ही पेज में आ जाता है। और नीचे जहाँ पे जो है कि एप्लीकेशन का, एप्लीकेंट का थंब इम्प्रेशन या जो है कि सिग्नेचर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप अगर पढ़े लिखे हैं आप अपना साइन करें हाजी, और अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपना थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा का सिक्का वहाँ पे लगाना है। ये होता है पहला पेज आपका। इसी में अगर जो है कि फीमेल भी साथ में है तो फीमेल का फॉर्म क्या होगा, उसमें भी सब चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन सिग्नेचर वहाँ पे 3 करने होते हैं। 7 नंबर में आपको सिग्नेचर करना है नॉमिनी का, 8 नंबर में आपको सिग्नेचर करना है मेहरम का, क्योंकि लेडीज़ के लिए मेहरम जरूरी है। तो 7 और 8 दोनों में आपको सिग्नेचर कराना है। ध्यान रखें 7 नंबर में नॉमिनी का सिग्नेचर कराना है। हो सकता है नॉमिनी और मेहरम एक ही हो तो भी 2 जगह साइन करना है। 7 नंबर में नॉमिनी का सिग्नेचर करना है और 8 नंबर में मेहरम का सिग्नेचर करना है। उसके बाद नीचे जो पेज पे साइन है, जहाँ पे पिलग्रिम का, एप्लीकेंट का जो है कि सिग्नेचर लिखा हुआ है, या जो है कि स्टैम्प या तो थंब इम्प्रेशन लिखा हुआ है यानी अंगूठे का सिक्का लगाने का लिखा हुआ है, तो वहाँ पे नीचे जाके, यहाँ पे जाके आपको हाजी का सिग्नेचर करना है, साइन करना है, दस्तखत करना है या फिर अंगूठे का थप्पा लगाने का है। तो ये हो गए 2 तरह के फॉर्म, मेल और फीमेल। आदमी और औरत के फॉर्म में जो फ़र्क है, मेजर फ़र्क है कि मेल जो रहेगा उसमें मेहरम का कॉलम नहीं रहेगा, या रहेगा तो वहाँ डिटेल नहीं रहेगा, वहाँ साइन नहीं करना है, यानी 8 नंबर का कॉलम में साइन नहीं करना है। और फीमेल में ये एक कॉलम बढ़ता है 8 नंबर का मेहरम का, तो वो वहाँ पे आपको उसको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि फिर डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं, सॉलम डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, सॉलम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, यानी जो प्रतिज्ञा पत्र होता है आपका, वो सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों का होता है। जनरल कैटेगरी वालों में एक साइन आपको करना है नीचे जाके हाजी का, जो हाजी है जिसके नाम का फॉर्म है जनरल कैटेगरी में, उनको जो है कि यहाँ पे साइन करना है। हाजी या हज्जन दोनों के लिए लगेगा, अगर वो रिपीटर नहीं है या जो है कि 65 प्लस नहीं है या LWM नहीं है तो उनको ये जनरल कैटेगरी का ही फॉर्म आएगा और उसके नीचे एक साइन करना है। उसके बाद फिर आएगा आपको रिजर्व कैटेगरी यानी 65 प्लस वाली कैटेगरी का एक अंडरटेकिंग आएगा। उसमें आपको जो है कि ध्यान रखना है, वहाँ पे 2 साइन है। एक साइन है
हाजी की, जो 65+ वाले हाजी है उनका साइन है, और उसके नीचे एक और साइन है कंपेनियन का, यानी जो 65+ वाले होते हैं उनके लिए कंपेनियन जरूरी होता है, तो कंपेनियन का भी साइन उनको यहाँ पे करना होगा। तो ये जो है कि आपका अंडरटेकिंग वाले फॉर्म है जिसे सॉलेम डिक्लेरेशन कहा जाता है। उसके बाद एक फॉर्म इसमें आएगा आपको पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, हर हाजी का अलग अलग रहेगा। तो पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में जो है कि सिग्नेचर तो करना है, लेकिन 3 चीजें और करनी है, वो हम आपको बताते हैं। लास्ट में आप देखेंगे पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के वहां पे 3 सवाल किए गए हैं, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। तो पहला जो सवाल है 7 नंबर में, उसमें पूछा गया है कि क्या आपका पासपोर्ट मशीन रीडेबल है। तो अगर आपका पासपोर्ट मशीन रीडेबल है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और सभी को ये बता देते हैं कि बिना मशीन रीडेबल पासपोर्ट के आप एप्लीकेशन ही नहीं कर सकते थे। तो यानी कि आपका सबका पासपोर्ट मशीन रीडेबल है, तो उस कॉलम के सामने आपको यस ही लिखना है। दूसरा सवाल है 8 नंबर। 8 नंबर में पूछा गया है कि क्या आपका पासपोर्ट कटा फटा टूटा लूज हुआ तो नहीं है, यानी आपका किसी तरीके से पासपोर्ट में डिफेक्ट तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। वहां पे भी अगर आपका पासपोर्ट ओके है, सब सही है, अच्छी कंडीशन में, इसके बारे में पहले ही बताया गया था, इस तरह का पासपोर्ट नहीं चलेगा। तो अगर सब ओके है, यहाँ आपको जो है कि नो लिखना है, मतलब किसी तरीके से मेरा पासपोर्ट खराब नहीं है, ओके है, सही है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में पूछा गया वेदर एटलीस्ट 2 कंटिन्यूअस ब्लैंक पेजेस आर अवेलेबल इन योर पासपोर्ट, यानी कि आपके पासपोर्ट में 2 सादे पन्ने हैं लगातार, यानी बहुत सारे लोग जो है कि पासपोर्ट से जो है कि ट्रेवल करते रहते हैं, उम्रा करने, हज करने और नौकरी वगैरह करने के लिए बाहर जाते हैं, तो बार बार ठप्पा लग के कभी कभी जो है कि पासपोर्ट का पेज एक्सपायरी डेट से पहले ही खत्म हो जाता है। जैसे आप अगर 10 बार 15 बार जाएंगे एक पासपोर्ट पे, तो आपका पेज पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है कि एक्सपायर नहीं हुआ रहेगा, आपका पासपोर्ट वैलिडिटी में रहेगा, फिर भी आपको पेजेस के लिए, सादे पेजेस के लिए जिसपे अगली बार आप जाने का ठप्पा लगे, तो उसके लिए आपको स्टैंपिंग के लिए, पेजेस के लिए फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का कोई है तो आप देख लें कि कम से कम 2 कंटिन्यूअस पेजेस उसमें ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। अगर है तो यहाँ पे भी आप उसको यस करना है। तो ध्यान रखें 7 नंबर में यस करना है, 8 नंबर में नो करना है, और 9 नंबर में फिर से यस करना है। तो ये तीनों चीज मिला के आपका HAF हो गया, यानी हज एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद जो अगला आपको चीज लगानी है वो है आपका पेमेंट का स्लिप, यानी जो आपने पैसा भरा है उसका स्लिप, यानी आप जो पैसा भर चुके हैं उसकी स्लिप। वो 2 तरह का हो सकता है, या तो आपने कैश भरा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां से जो आपको पावती स्टैंप लग के मिली होगी, उसमें 3 कॉपी होती है, ध्यान रखिएगा। एक होती है बैंक की कॉपी, पहली कॉपी वो बैंक अपना फाड़ के ले लेगा। दूसरी होती है SCOI कॉपी, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी, वो आपके पास रहेगी। और नीचे एक और रहता है पिलग्रिम कॉपी, यानी हाजी की कॉपी। तो वो आपको ये 2 कॉपी मिलेंगे, उसमें से आपको SCOI वाला जो कॉपी है वो कॉपी साथ में लगाना है। तो ध्यान रखें कि जो पिलग्रिम कॉपी है उसे आपको हमेशा हज से कंप्लीट होने तक, आपको जो है कि जब तक टिकट वीजा नहीं मिल जाता है तब तक उसको संभाल के रखना है। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट किए हैं उनको जो है कि तीनों कॉपी एक जैसी ही होती है, जो भी प्रिंट आउट उनका स्लिप निकलता है उसका एक कॉपी जो है कि प्रिंट करके इसके साथ में उनको लगाना है। बाकी दूसरी कॉपी वो अपना जो है कि मोबाइल वगैरह में सेव करके भी रख सकते हैं, या जब भी चाहे वहां से फिर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आपका है, पेमेंट का स्लिप आपको लगाना है। फिर आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसको जो है कि आपको सबसे पहले तो किसी गवर्नमेंट एलोपैथी डॉक्टर से बनवा के लेना है, MBBS या कोई भी इस तरह का जो प्राइवेट डॉक्टर होगा, कितना भी पढ़ा लिखा होगा, कितनी बड़ी डिग्री होगी, वो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट डॉक्टर से ही आपको करवा के ये लेना है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या क्या काम करना है वो आपको देख लेना है, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हाजी या हज्जन जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका जो है कि ऊपर फोटो लगाना है। तो ध्यान रहे कि जितने हाजी हैं सबका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, किसी एक का नहीं, सबका बनाना है। तो जिसका आप बना रहे हैं उनका वहाँ पे फोटो लगाएं। उसके बाद पर्सनल पर्टिकुलर्स में जो है कि आप व्यक्तिगत जो जानकारी है वहाँ पे उनका नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, मेल फीमेल सेलेक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, ब्लड ग्रुप लिखें, और जो है कि पासपोर्ट नंबर लिखें और एड्रेस लिखें। ये सारी चीजें आपको डालनी है।
उसके बाद कुछ चीजें आपको बतानी होती है कि ये चीजें हमको इस तरह की बीमारी नहीं है। तो जब सबसे पहली बीमारी है कि किसी तरह के चक्कर आने की या बेहोश होने वाली, दौरे पड़ने की कोई बीमारी आपको तो नहीं है। अगर है तो यस करें, उसको गोला लगाएं, सर्कल करें, और अगर नो है तो ना करें, या तो हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, दो भाषाओं में है। तो जिस पे आप टिक कर रहे हैं, जिस तरह का टिक कर रहे हैं, अगर इंग्लिश वाले पे टिक कर रहे हैं तो इंग्लिश पे ही टिक करें, और हिंदी वाले पे कर रहे हैं तो सब पे हिंदी पे ही करें। तो वहाँ पे आप सर्कल कर दें। उसके बाद किसी तरीके से आपको दृष्टि दोष है, आंखों में कुछ विजन में कुछ प्रॉब्लम है देखने में, उसको भी यस नो करें। फिर उसके बाद जो है कि आपको नीचे दी हुई किसी भी तरह की कोई बीमारी पहले हुई है क्या, उसके बारे में जो है कि आप जो है कि बता दें। ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, उसको यस या नो करें। सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फोसेमा, तो इस तरह की कोई बीमारी जो है कि हवा वगैरह, इस तरह की कोई सांस वगैरह की बीमारी आपको है नहीं है, आपको यस नो करना है या हाँ ना करना है। हाइपरटेंशन, बीपी का कोई बीमारी आपको कभी कभी हुआ है, मतलब ये पास्ट में हुआ है तो भी आपको बताना है, कभी हो के ठीक भी हो गए हैं तब भी आपको हाँ ना करना है। फिर डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में पूछा गया है, उसमें भी अगर कभी आपको हुआ है तो उसके बारे में बता दें। फिर हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी हुई है, दिल से संबंधित कोई बीमारी हुई, उसको यस नो कर देना है। फिर किडनी, गुर्दे से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हुई, उसको यस नो करना है। फिर जो है कि लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हुई है, लीवर का कोई रोग हुआ है तो उसको यस या नो करना है। अगर हुआ है तो यस करना, नहीं हुआ तो नो करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए हज कमेटी आपको जो है कि ये नहीं करने वाली है कि आपका कैंसिल नहीं करने वाली है हज के से। ये सब जानकारियां हज कमेटी के पास रहेगी। तो उस तरह के जो हज कमेटी मेडिकल टीम भेजती है वहाँ पे हाजियों के लिए मक्का मदीना में, उनको इस तरह की बीमारियों के बारे में तैयारी रहेगी, इस तरह के दवाइयाँ वो लेके जाएंगे। इसके लिए जो है कि हज कमेटी तैयार रहेगी कि आपको इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए आप जरूर यहाँ पे यस नो करें। अगर यस है तो जरूर यस करें। तो कैंसर कभी हुआ नहीं हुआ है उसके बारे में। फिर किसी तरह का रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है कि मतलब खून अगर बहना शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता, बहुत लोगों को इस तरह की बीमारी होती है, क्लॉटिंग नहीं होती है, तो उसको भी अगर कभी इस तरह से है तो आप जरूर हाँ करें या तो फिर ना करें। और अगर कोई इसमें जो लिस्ट में नहीं है उस तरह की कोई बीमारी है और स्पेशली आपको बताना है तो आगे जो है कि जो जगह है वहाँ पे लिख दें कि हाँ मुझे इस तरह की बीमारी है। फिर इसके बाद जो है कि गर्भवती महिलाओं का, प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में जानकारी है कि अगर प्रेग्नेंट है तो यस करें, और उनका जो लास्ट माहवारी डेट रहता है, पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट है लास्ट, वो वहाँ पे डेट डालें। यस नो करना है और डेट भी डालना है, और अगर नहीं है तो खाली नो करना है, नो पे गोला लगा देना है, सर्कल करना है। फिर किसी तरीके से एलर्जी वगैरह, खुजली वगैरह आपको होती है किसी चीज से, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिख के यस कर दें, और नहीं है तो सीधा नो कर दें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट बाई हज एप्लीकेंट, यहाँ पे जो है कि हज आवेदक यानी जो हाजी है उसको अपनी तरफ से यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, प्रमाणित करना है कि मुझे ऊपर सारी जो मैंने यस नो किया है वो सारी चीजें करेक्ट है, गलत नहीं है। तो ये चीज करके यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर है या जो है कि अंगूठा लगाना है, तो जिस हाजी या हज्जन का ये फॉर्म है उनका साइन यहाँ पे या अंगूठा यहाँ पे लगवा देना है। तो ये हो गया आपका मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का पेज नंबर 1। फिर दूसरा पेज रहेगा जो कि मेडिकल डॉक्टर यानी जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, एलोपैथी वाला डॉक्टर, वो जो है कि आपको यहाँ पे बाकी चीजें चेकिंग करेगा, जैसे कि आपका शुगर चेक करेगा, जो है कि हार्ट रेट चेक करेगा, और बीपी वगैरह चेक करेगा, आपका जो है कि पल्स चेक करेगा, वो सारी चीजें करके, और जो है कि यहाँ पे वो अपने हिसाब से सबको यस नो जो करना होगा, पल्स रेट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह सारा अपने हिसाब से लिखेगा। ये गवर्नमेंट डॉक्टर को भरना है, आपको नहीं भरना है, ये पार्ट। फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी टेस्ट रिपोर्ट, लैब टेस्ट रिपोर्ट भी आपको करवा के लेके जाना है जब आप जो है कि डॉक्टर के पास जाएंगे। तो 2-3 चीजें तो जरूरी है, जैसे कि सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसके बाद रैंडम ब्लड शुगर यानी शुगर की जांच है, उसके बाद एक्सरे चेस्ट, ये 3 चीजें कंपलसरी आप लेके जाएं। उसके अलावा केएफटी किडनी फिटनेस टेस्ट जो होता है या ईसीजी, ये जो है कि डॉक्टर मांग भी सकता है या खुद भी कर सकता है, या नहीं उसको जरूरत है तो नहीं भी करेगा। तो ऊपर के 3 टेस्ट आप करवा के डॉक्टर के पास लेके जाए, फिर वो सारी चीजें चेक करेगा और फिर यहाँ लिखेगा। फिर नीचे डॉक्टर अपना जो है कि सर्टिफाई करेगा कि मैंने जो है कि ये सारी चीजें चेक कर ली है और इनको इस तरह से बीमारी है या नहीं है। फिर नीचे लिखा हुआ नेम ऑफ डॉक्टर इन ब्लॉक लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स में जो है कि डॉक्टर का नाम यहाँ लिखना है,
और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर सिग्नेचर करेगा और अपना स्टैम्प जरूर लगाएगा। जो डॉक्टर का अधिकृत स्टैम्प रहता है, ऑफिशियल स्टैम्प रहता है उनका, जिसमें उनका जो है कि मेंबरशिप नंबर वगैरह रहता है, वो वहाँ पे जरूर लगाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। तो वो स्टैम्प वहाँ पे लगवाए, डेट लिखेगा, फिर नीचे हाजी या हस्बैंड जिसका फॉर्म है उनका सिग्नेचर या जो कि अंगूठे का ठप्पा लगाना है। ये कर लेंगे तो आपका जो है कि ये फॉर्म रेडी हो गया, यानी आपका जो मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट ये रेडी हो गया। ये हो गया आपका तीसरा आइटम। पहला आपने हज एप्लीकेशन फॉर्म का सेट रेडी किया, दूसरा आपने पेमेंट की पावती लगाई, तीसरा जो है आपने जो है कि मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट दे दी। अब चौथा आइटम जो कि हज कमेटी ने मांगा नहीं, लेकिन पिछले सालों में देखा गया कि मांगती है, अभी आपको ओरिजिनल पासपोर्ट जमा नहीं करना है, इसलिए आपको अभी एक पासपोर्ट का जेरोक्स लेना है। सभी हाजियों का एक एक जेरोक्स लेना है, मतलब कॉपी प्रिंट कराना है, और उसके वहां पे जो है कि उस जेरोक्स पे आपका जिस हाजी का पासपोर्ट है उसका सिग्नेचर कराना है या अंगूठे का ठप्पा लगाना है, जिसे सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं। तो ये एक काम करना है, पासपोर्ट का जेरोक्स निकालना है अच्छा सा, और उस पर जो है कि आपको सिग्नेचर या अंगूठे का ठप्पा लगाना है। ये आपका चौथा आइटम हो गया। इसके बाद जो है कि आपको पांचवा आइटम जो लगाना है उसके साथ में, वो है आपने जो कवर हेड का, यानी एक जन का सिर्फ जो शुरुआत में आपने एप्लीकेशन के टाइम में बैंक का डिटेल दिया हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर जो दिया है आपने, उसी बैंक का या तो जो है कि पासबुक का जेरोक्स लगाना है, या फिर एक उसी बैंक का उसी अकाउंट का कैंसिल किया हुआ चेक, दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। तो आप जो है कि बैंक पासबुक या कैंसिल चेक उसके साथ में लगा देंगे। तो ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। फिर छठा पॉइंट है कि आपको सभी आदमियों को दो दो वाइट बैकग्राउंड वाले पासपोर्ट साइज फोटो जो है कि लगाने हैं। ये फोटो इसलिए मांगे जाते हैं कि कई बार जो आप अपलोड करते हो फोटो, तो छोटा साइज हो जाता है या प्रॉपर दिखता नहीं है, तो हज एप्लीकेशन फॉर्म में पहचानने में दिक्कत होती है। तो हज कमेटी ये फॉर्म ये जो है कि फोटोज आपके फॉर्म पे अटैच कर देती है। कुछ हज कमेटी में नहीं भी जरूरत होती, क्योंकि अगर फॉर्म में प्रॉपरली है तो नहीं मांगते हैं, और जिसके नहीं जिसका फोटो वगैरह प्रॉपर नहीं दिखता है उससे मांगा जाता है। इसलिए आप जो है कि सेफ साइड दो दो फोटो इसके साथ में लगा सकते हैं। तो ये एक आपको काम करना है। ये हो गया आपका छठा पॉइंट। इसके अलावा एक सातवां पॉइंट है जो ऑप्शनल है। अगर आपने एप्लीकेशन करते टाइम आपका जो एड्रेस है वो पासपोर्ट वाला एड्रेस नहीं है, आपने कोई दूसरा एड्रेस बताया हुआ है जो पासपोर्ट का एड्रेस नहीं है, और उसके लिए कोई प्रूफ लगाए, जैसे आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल, कोई इस तरह से कोई एड्रेस प्रूफ दूसरा लगाया हुआ है जो कि पासपोर्ट से अलग है। अगर आपने इस तरह से कुछ लगाया हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, या आधार कार्ड या पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो है कि टेलीफोन बिल, इस तरह से जो भी आपने लगाया होगा उसकी भी एक कॉपी लगाना है। ये ऑप्शनल है। अगर आपका एड्रेस पासपोर्ट का एड्रेस सेम है तो आपको ये चीज नहीं लगाना है। और इसमें एक चीज और है, पैन कार्ड का, ये भी ऑप्शनल है, सकते हैं नहीं दे सकते। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अपना पैन नंबर वहां पे डाला हुआ था जो कि ऑप्शनल था, तो आप जो है कि इसकी भी एक कॉपी लगा सकते हैं। और अगर आपने कुछ नहीं लिखा, पैन नंबर वहाँ ऑप्शनल था, डालो या ना डालो दोनों ऑप्शन था, तो अगर आपने नहीं दिया था तो आप उसको जो है कि नहीं भी लगा सकते हैं। तो जो ऊपर के 6 डॉक्यूमेंट है वो ही आप जो है कि रेडी करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। पूरा सेट करके बड़ा सा एनवेलप लेके उसमें सेट करें, उसमें जो है कि आप इसको रखें। तो जो है ऊपर कवर नंबर और कवर हेड का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिखें। उसके बाद अगर आप जो है कि इसको बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो उसके लिए जो एड्रेस वगैरह डालना रहता है वो आप पूरा लिखें। और अगर आप खुद जाके दे रहे हैं तो एनवेलप पे आपका कवर नंबर वगैरह लिख दें, एड्रेस और नाम लिख दें, बस इतने से ही काम हो जाएगा। दोस्तों हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 8 में ये भी बताया हुआ है कि आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड की कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए बेहतर है कि आप जो है कि बाई पोस्ट टाइम से भेज दें, या जो है कि आप खुद जाके, अगर नजदीक है हज कमेटी, आपका स्टेट हज कमेटी नजदीक है, तो जरूर से जरूर खुद जाके जमा करें। उस टाइम पे क्या होता है कि हज कमेटी वाले सामने सामने आपके पेपर डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता तो वहीं का वहीं बता देते हैं। और आपको, और कुछ स्टेट हज कमेटी जो होती है वो प्रॉपरली आपको एक रिसीप्ट देती है, एक पहुंच पावती देती है, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट, यानी कि हमको आपका डॉक्यूमेंट मिल गया। तो आप पूरी तरीके से मुतमईन हो सकते हैं, सेटिस्फाइड होकर बैठ सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंच गया है। और कुछ स्टेट हज कमेटी आप जो है कि एक्स्ट्रा
जो है कि फॉर्म का कॉपी लेके जाएंगे तो उस पर जो है कि स्टैम्प मार के दे देंगे कि हाँ हमारे पास उनका फॉर्म पहुंच गया है। तो जो फॉर्म का ऊपर इंक्वायरी रिसिप्ट जो होती है वो आप एक सिंगल लेके जाएं, उस पर भी आपको स्टैम्प दे दिया जाता है कई कई स्टेट हज कमेटी में, और कहीं कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलता, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप वहाँ पहुँचा दिए वो अच्छी बात है। और जिसमें जो है कि जो पोस्ट से भेज रहे हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर भेज रहे हैं, तो अगर आपका जो डिस्पैच वाला जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो होता है, पीओडी जिसे बोलते हैं, वो आपके पास है, और आप जो है कि एयरवे बिल नंबर जो ऑनलाइन उनके साइट पे देखा जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट नंबर मैंने भेजा था, ये कब पहुंचा। अगर वहां पे ये दिख गया कि वो डिलीवरी कर दी गई है तो भी आपको समझ लीजिए कि वही प्रूफ है कि आपका डॉक्यूमेंट पहुंच गया है। तो वो चीज भी आप चेक करके कॉपी उसका या जो है कि फोटो वगैरह लेके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिया, पहुंचा दिया। अभी इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं, दो सवाल बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि अगर ऑनलाइन अपलोड करना है तो फिर जाने की जरूरत क्या है, लेकिन उसका अभी तक कोई जो है कि लिंक हज कमेटी की साइट पे नहीं दिख रहा है। और जबकि आगे वाले लाइन में अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर नंबर 8 के, तो वहां पे हज कमेटी ने स्टेट हज कमेटी को लिखा हुआ है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई करके अपलोड करना है हज कमेटी की साइट पे। तो हो सकता है मिस्टेक हो, या फिर हज कमेटी इस साल कई कई नई चीजें लेके आ रही है, तो इस साल जो है कि आप ऑनलाइन जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी फैसिलिटी दे आगे चल के, अगर वो देती है तो बहुत बेहतर है। तो फिलहाल ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपका रेडी हो जाता है डॉक्यूमेंट और पेमेंट वगैरह हो जाता है, तो आप जो है कि खुद जाके जमा कर दें या जो है कि पोस्ट से भेज दें। दूसरा ये है कि कब तक इसको जमा करना है। पिछली वीडियो मैंने गलती कर दी थी, हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 8 में इसका डेट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त 2025। तो आपको जो है कि डॉक्यूमेंट 25 अगस्त 2025 से पहले कैसे भी ले जाके अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कर देना है। और पेमेंट का डेट जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर से बता देता हूँ, पेमेंट का लास्ट डेट 20 अगस्त 2025 है। फिलहाल के लिए अभी कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, अगर आगे एक्सटेंशन होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग जो है कि अपना पेमेंट 20 अगस्त 2025 की रात 11:59 तक जमा कर दें। और जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए 5 दिन का टाइम है, तो आप जो है कि सारा डॉक्यूमेंट, स्पेशली जो टाइम लगता है वो मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट में लगता है, तो वो जहाँ भी कैंप्स वगैरह लग रहे हैं या अपने जिले के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह है वहां से जाके आप करवा लें। और जो है कि टाइम पे डॉक्यूमेंट 25 अगस्त 2025 से पहले ही ले जाके अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कर दें और हज 2026 के लिए अपनी सीट पक्की कर लें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, कैसे पहुंचाना है, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।